ठीक है सर, तो स्टार्ट। गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और हेल्दी होंगे। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं राय राजेश कुमार। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग पुनरावर्तन कर रहे थे साइंस वन का। और आज का हमारा जो टॉपिक चैप्टर है वो है चौथा चैप्टर, द्रव्य का मापन। अब बच्चों, यहाँ पे इस टॉपिक में हम लोग ने देखा है कि द्रव्य का मापन करना है। तो इस टॉपिक के अंदर हमको पढ़ना है रासायनिक संयोग के नियम, परमाणु आकार, द्रव्यमान, संयोजकता, अणु द्रव्यमान, मोल की संकल्पना और मूलक के बारे में। तो जैसा कि बच्चों एक टॉपिक दिया है द्रव्य का मापन, द्रव्य का मापन, तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये द्रव्य होता क्या चीज है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि द्रव्य क्या है तो उसका हम लोग मापन कैसे करेंगे। तो द्रव्य का अर्थ होता है कि हर एक चीज या हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ जो स्थान घेरता हो और जिसका अपना द्रव्यमान हो, वजन हो, उसे हम लोग द्रव्य कहते हैं। अगर आप अपने चारों तरफ निगाह घुमाएंगे तो जो भी चीज आपको दिखाई दे रही होगी, धूल के कण, पत्थर, ईंटा, बालू, पानी, तेल, कपड़े, जो भी चीजें दिखाई दे रही होंगी, उन सभी चीजों का समावेश हम लोग द्रव्य में करते हैं। ये सभी चीजें द्रव्य। अब यह द्रव्य जो होता है, अगर आप देखेंगे तो इसकी भौतिक तीन अवस्थाएं होती हैं, या इसके भौतिक गुणधर्म या भौतिक वर्गीकरण अगर हम लोग द्रव्य का करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि इस द्रव्य की तीन चीजों में वर्गीकरण किया जाता है भौतिक रूप से। वह होता है ठोस, द्रव और गैस। इन तीन के अलावा किसी भी फॉर्म में, किसी भी दूसरी अवस्था में कोई भी वस्तु नहीं पाई जाती है। जो भी वस्तु, जो भी द्रव्य होते हैं वह ठोस अवस्था में होंगे या द्रव अवस्था में होंगे अथवा गैसीय अवस्था में होंगे। तो ये तो हो गई ठोस के भौतिक। इसके रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं या रासायनिक इसका जो वर्गीकरण करते हैं, तो वह भी तीन भाग में होता है। वह होता है तत्व पहला, दूसरा यौगिक, और तीसरा होता है मिश्रण। अब यहाँ पे आप लोगों ने तत्वों के बारे में पढ़ा हुआ है कि तत्व किसे कहते हैं। तो ये आपको ज्ञात होना बहुत जरूरी है कि तत्व किसे कहते हैं। तो बच्चों, जो तत्व होता है वह एक ही प्रकार के घटक से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे अगर हम लोग कहेंगे कि सोडियम, तो सोडियम यह एक ही पदार्थ के घटक, इसके जो जिससे बना हुआ है एक ही पदार्थ के घटक। कैल्शियम, कोई भी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें इस जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, और तत्व हमेशा उसके जो घटक तत्व होते हैं वह एक ही होते हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। तो इसे हम लोग कहते हैं तत्व। यौगिक क्या होता है? जब दो या दो से अधिक तत्व, अब जैसे मैंने आपको बताया कि सोडियम एक तत्व है, कार्बन एक तत्व है, हाइड्रोजन एक तत्व है, नाइट्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, ऐसे बहुत सारे 118 तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ पे यौगिक क्या होता है? जब दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से किसी पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे हम लोग कहते हैं यौगिक। जैसे हम लोग ने सोडियम लिया प्लस क्लोरीन किया, तो ए हमारा बन जाता है सोडियम क्लोराइड। तो अब यहाँ पे यह तत्व, सोडियम एक तत्व है, क्लोरीन भी तत्व है, लेकिन यह जब ये दो तत्व दोनों आपस में मिले, रासायनिक संयोग किए, तो इन्होंने सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक का निर्माण किया। तो यह जो नमक है या जो सोडियम क्लोराइड है, इसे हम लोग कहते हैं यौगिक। इसमें बच्चों आगे हम लोग आज देखेंगे, पढ़ेंगे, इसमें जो सबसे पहली चीज दी हुई है वह है रासायनिक संयोग का नियम। रासायनिक संयोग का नियम का अर्थ क्या होता है?
हम देखते हैं बच्चों कि जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसके पदार्थों का संगठन जो है वह बदलता है। किसी चीज में जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके जो मूल घटक होते हैं वह बदल जाते हैं। इसके बारे में 18वीं और 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयोग किए और इसका मापन किया। डाल्टन, थॉमसन, रुदरफोर्ड, इन वैज्ञानिकों ने पदार्थों और परमाणुओं की संरचना का अध्ययन करके रासायनिक संयोग के नियम की खोज की। अब आपको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत याद होगा, ये हम लोग ने 8वीं क्लास में भी पढ़ा था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन ने क्या बताया था कि प्रत्येक जो द्रव्य होता है वह अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे अगर हम एक चौक लेते हैं, चौक के टुकड़े 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 करते जाओ, चौक के एकदम लास्ट पाउडर फॉर्म, एकदम छोटा टुकड़ा। अब ऐसा पार्ट जो कि न तो विभाजित हो सके न तो हमारी खुली आंखों से दिख सके, उसे हम लोग कहते हैं परमाणु। परमाणु का अर्थ होता है अति सूक्ष्म अविभाज्य कण, अर्थात एकदम किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण, और जिसको पुनः हम लोग उसको विभाजित ना कर सके, तोड़ ना सके उसे, उसे हम लोग कहते हैं परमाणु। तो इसके बारे में परमाणु का डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हम लोग ने पढ़ा था, थॉमसन और रुदरफोर्ड के बारे में पढ़ा था, और इन वैज्ञानिकों ने परमाणुओं की संरचना और संयोग के नियम की खोज की। अब जैसा कि बच्चों आपकी इस आकृति में यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ हम लोग ने एक परख नली में कैल्शियम क्लोराइड लिया हुआ है, इस परख नली में हम लोग ने कैल्शियम क्लोराइड लिया हुआ है और सोडियम सल्फेट लिया हुआ इस शंक्वाकार फ्लास्क के अंदर। इन दोनों को प्रतिक्रिया रिएक्शन होने के पहले हम लोग ने इस तराजू के ऊपर इसका वेट किया, मापन किया दोनों का। तो उसका वेट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 300.23 kg है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका वजन जो है 300.23 kg है। अब इन दोनों को, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मिलाया गया, इसको मिक्स किया गया। दोनों को मिक्स करने के बाद जो हमारा उत्पाद तैयार होता है वह एक सफेद रंग का अवक्षेप होता है तथा सोडियम क्लोराइड, नमक और कैल्शियम सल्फेट का सफेद कलर का एक अवक्षेप प्राप्त होता है। अब केमिकल रिएक्शन अभिक्रिया होने के बाद हमने इसका वेट किया तो पाया कि दोनों का वेट जो था वह समान था। जितना प्रतिक्रिया होने के पहले वजन था और प्रतिक्रिया होने के बाद का वजन दोनों समान था। तो इससे क्या साबित होता है कि जो मूल द्रव्य होते हैं, जो इनका द्रव्यमान होता है तत्वों का, वह प्रतिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के पश्चात बदलता नहीं है। जितना उसका वजन रहता है वह स्थिर रहता है। तो बच्चों इसे हम लोग कहते हैं रासायनिक संयोग का नियम। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसी के ऊपर द्रव्य के अविनाशिता का नियम, जो कि वैज्ञानिक एंटोनी लवोजियो ने बताया था, एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया था कि जैसे कि हम लोग ऊपर की आकृति में देखें कि जो मूल द्रव्य का द्रव्यमान होता है और रासायनिक परिवर्तन के बाद जो द्रव्य का द्रव्यमान है वह दोनों समान है। इस चित्र में यहाँ पे जो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो मूल द्रव्यमान थे, मतलब रासायनिक परिवर्तन होने के पहले और उसके पश्चात दोनों का जो द्रव्यमान है वह समान है। तो इससे क्या साबित होता है, इससे यह साबित होता है कि रासायनिक अभिक्रिया होते समय द्रव्य के द्रव्यमान में वृद्धि या कमी नहीं होती है। रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और रासायनिक अभिक्रिया से निर्मित होने वाले उत्पादों का कुल द्रव्यमान समान होता है। इसे हम लोग कहते हैं द्रव्य की अविनाशिता का नियम। द्रव्य की अविनाशिता का नियम बच्चों एंटोनी लवोजिए फ्रेंच वैज्ञानिक थे, इन्होंने
यह निष्कर्ष प्राप्त किया था कि रासायनिक अभिक्रिया होते समय द्रव्य के भार में वृद्धि या कमी नहीं होती है। रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक जो उसमें भाग ले रहे हैं, अभिकारकों का कुल भार और जो उससे प्रोडक्ट तैयार होता है, उत्पादों का कुल भार समान होता है। इसे हम कहते हैं द्रव्य की अविनाशिता का नियम। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे देखते हैं अगला हमारा टॉपिक जो दिया है वह है स्थिर अनुपात का नियम। अब ये जो स्थिर अनुपात का नियम है, इसे फ्रेंच वैज्ञानिक प्रूस्ट ने साबित किया था। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो रासायनिक संयोग का नियम है वही चीज है स्थिर अनुपात का नियम भी। यौगिकों के विभिन्न नमूनों के घटक तत्वों का भारात्मक अनुपात सदैव स्थिर रहता है। इसका अर्थ ये होता है कि हम जब अलग अलग यौगिक के नमूना लेते हैं, लेकिन उसमें जो तत्व का भारात्मक अनुपात रहता है वह हमेशा स्थिर रहता है, वह कांस्टेंट रहता है, वह बदलता नहीं है। जैसे पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भारात्मक अनुपात है वह है 1:8। कहने का अर्थ है 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम हाइड्रोजन के रासायनिक संयोग से 9 ग्राम पानी बनता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसे 1 + 8 बराबर 9 होता है। तो वही चीज जो रासायनिक संयोग के नियम में था कि हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 9 होगा और उससे जो तैयार होता है उसका भी द्रव्यमान 9 होता है। तो वही चीज यहाँ पे है कि जो पानी है, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात होता है 1:8। अर्थात 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम अगर हम लोग ऑक्सीजन तैयार लेंगे तो उसके रासायनिक संयोग से 9 ग्राम पानी बनता है। अब यह पानी आप किसी भी स्रोत का लो, कहीं का भी लो, आपको यही अनुपात मिलेगा कि उस पानी के अंदर 1 भाग ऑक्सीजन का 8 भाग, 1 भाग हाइड्रोजन का और 8 भाग ऑक्सीजन का होगा। इसे बच्चों कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। उसी प्रकार से हम लोग इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में 3:8। इस अनुपात में अर्थात ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात जो होता है 3:8 होता है कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन होता है। तो ये जो अनुपात होते हैं ये अनुपात फिक्स होते हैं, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। बच्चों यहाँ पे आपको वैज्ञानिक एंटोनी लवोसियर के बारे में बताया गया है। ये फ्रेंच वैज्ञानिक थे और इनको आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की तथा उसका नामकरण किया। इन्होंने सिद्ध किया कि ज्वलन में पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है। रासायनिक प्रयोग में अभिकारकों और उत्पादकों के द्रव्यमान का अचूक ज्ञात करने की पद्धति का सर्वोत्तम उपयोग किया। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, उन्होंने इसकी खोज की थी। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान स्थिर रहते हैं, इस प्रकार का नियम सर्वप्रथम उन्होंने बताया था तथा यौगिकों के उचित नाम दिए उन्होंने, सल्फ्यूरिकम, कॉपर सल्ट इत्यादि इत्यादि। और 1789 में एलिमेंट्री ऑफ ट्रीटाइज ऑन केमिस्ट्री नामक आधुनिक रसायन शास्त्र का ग्रंथ लिखा। तो ये जो वैज्ञानिक लवोसियर हैं, इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी, पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ होता है इसकी खोज की थी, और सर्वप्रथम इन्होंने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान स्थिर रहता है। जो द्रव्यमान जो किसी भी घटक पदार्थ का वजन होता है वह बदलता नहीं है। अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद दोनों का जो वजन होता है वह वजन समान होता है। अगला टॉपिक बच्चों इसमें परमाणु के बारे में दिया हुआ है। अब परमाणु के बारे में मैंने आपको बताया कि परमाणु क्या होता है, अति सूक्ष्म किसी भी पदार्थ का जो परमाणु होता है, किसी भी द्रव्य का जो परमाणु होता है अति सूक्ष्म अविभाज्य कण होता है। अर्थात उसको न तो हम लोग विभाजित कर सकते हैं
और ना तो उसको हम लोग खुली आंखों से देख पाएंगे। तो परमाणु यह तत्व का सबसे छोटा कण होता है जो किसी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। जितने भी हैं, मैंने पहले बताया कि द्रव, ठोस, गैस, सभी पदार्थों का जो निर्माण होता है वह परमाणुओं से ही होता है। और परमाणु का जो निर्माण होता है मतलब परमाणु से भी छोटी जो चीजें होती हैं जिनसे परमाणु बना हुआ होता है वो होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। तो आपको यह दिमाग में बिठा के रखना है कि परमाणु से भी छोटी जो चीजें होती हैं वह क्या होती हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये परमाणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इनसे मिलकर बनता है परमाणु। और किसी भी तत्व का सबसे छोटा भाग होता है परमाणु होता है। अब बच्चों जब इतना छोटा है जो कि जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते हैं और जिसको हम लोग विभाजित भी नहीं कर सकते हैं तो उसका मापन कैसे करेंगे? तो इसके मापन की समस्या आई कि कैसे इन चीजों का हम लोग मापन करेंगे। तो परमाणु का मापन करने के लिए क्या बताया गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। परमाणु का आकार उसकी त्रिज्या द्वारा निश्चित किया जाता है। स्वतंत्र परमाणु में नाभिक और बाह्यतम कक्षा के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। बच्चों जैसा कि इस आकृति में आप देखेंगे यहाँ पे कि यह एक परमाणु की आकृति दिखाई गई है जिसमें आप देखोगे कि यह जो इसकी नाभि है बीच में केंद्र में, ये इसकी नाभि है। इसकी नाभि में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं तथा यह जो इलेक्ट्रॉन होता है यह स्वतंत्र रूप से इसके चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है। प्रोटॉन पे बच्चों धनात्मक चिन्ह होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चिन्ह नहीं होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऋण आवेशित होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑर्बिट के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो इस केंद्र से इस कवच के बीच की जो दूरी होती है उसे ही उसकी त्रिज्या कहते हैं। अब अगर समझिए कि यहाँ पे यह कवच एक और बढ़ गया तो अर्थात इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? बढ़ते जाएगी। जितने नए नए कवचों का निर्माण होते जाएगा, जितने नए नए कवच यहाँ बनते जाएंगे उतनी इस परमाणु की त्रिज्या बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे आपको समझना है कि परमाणु का द्रव्यमान कैसे मेजर किया जाता है या परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में समाविष्ट होता है। वह क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति रहेगी उनकी कुल संख्या को ही हम लोग कहते हैं परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एकत्रित रूप से नाभिक के मूल कण या हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन्स इसे कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आई होगी परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या क्या होती है कि इस नाभिक से इस कवच के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। जितनी ज्यादा त्रिज्या रहेगी वह परमाणु उतना बड़ा रहेगा। इसकी त्रिज्या बढ़ते जाती है जब इस नए नए कवच का निर्माण होते जाएगा तो इसकी त्रिज्या क्या होती है? बढ़ते जाती है। अब इसका मापन हम लोग कैसे करेंगे? तो सर्वप्रथम इसके मापन के लिए कि परमाणु का मापन किस प्रकार किया जाए तो इसमें बच्चों जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु जो होता है वह सबसे हल्का होता है। तो उसके सापेक्ष बाकी परमाणुओं के द्रव्यमान का मापन शुरुआत में स्टार्ट हुआ पहले। तो परमाणु हाइड्रोजन के जो नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है तो उसका द्रव्यमान हाइड्रोजन का एक बताया गया। उसी तरह से उसके ही सापेक्ष में जिसे नाइट्रोजन का है तो नाइट्रोजन उससे 14 गुना बड़ा होता है, 14 गुना ज्यादा होता है। तो नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान है वह 14 होता है। हाइड्रोजन के सापेक्ष में नाइट्रोजन का द्रव्यमान जो है वह 14 होता है। बाद में बच्चों कालांतर में कार्बन के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का मापन किया गया।
आगे बढ़ते बच्चों, अब यहाँ पे कुछ आपको परमाणु द्रव्यमान दिखाया गया है। जैसे हाइड्रोजन का दिया है परमाणु द्रव्यमान 1, हीलियम का दिया है 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरान का 11। तो इस तरह से इनके परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किए गए। आगे एक और इम्पोर्टेंट चीज आता है बच्चों, वह है मोल। मोल का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले आपको मोल का अर्थ जानना होगा। मोल का अर्थ होता है कि किसी पदार्थ की भौतिक राशि होती है जिसका ग्राम में द्रव्यमान उस पदार्थ के अणु द्रव्यमान के डाल्टन मान के बराबर होता है। उदाहरण के लिए पानी का जो अणु द्रव्यमान है वह है 18। तो 18 ग्राम पानी का अर्थ 1 मोल पानी होता है। तो इसको बच्चों अगर सही रूप से आपको जानना है तो यह आपको यह जानना होगा कि जो मोल की संख्या होती है, मोल को हम लोग n से दर्शाते हैं। तो मोल बराबर होता है, किसी भी पदार्थ का मोल बराबर होता है मोल बराबर होता है पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान। जो भी पदार्थ है उसका ग्राम में द्रव्यमान बटे उसका अणु द्रव्यमान। अब अगर हमको 1 मोल ज्ञात करना है, समझिए कि जैसे ऑक्सीजन का अणु द्रव्यमान 32 है, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन का अर्थ 1 मोल ऑक्सीजन होता है। क्यों? क्योंकि जितना अणु द्रव्यमान रहेगा, समझिए कि मैंने बोला कि आपको ऑक्सीजन का अणु द्रव्यमान 32 है, तो उतने ही ग्राम, पदार्थ का वजन भी उतने ही ग्राम में रहेगा 32। तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 1 मोल। तो इसकी परिभाषा को आपको समझना है, मोल की परिभाषा को, कि मोल की परिभाषा क्या होती है। मोल की परिभाषा होती है कि मोल किसी पदार्थ का वह राशि होती है जिसका ग्राम में द्रव्यमान उस पदार्थ के अणु द्रव्यमान के मान के बराबर होता है। अर्थात जितना उसका अणु द्रव्यमान है उतने ही उसका अगर हम लोग ग्राम में द्रव्यमान लेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे 1 मोल। जैसे पानी का अणु द्रव्यमान 18 होता है। अब पानी का अणु द्रव्यमान 18 कैसे होता है? हम लोग लिखते हैं H2O। तो इसका हम लोग अणु द्रव्यमान निकालेंगे, पर इसका तो हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 1। तो यहाँ पे 2 भाग हाइड्रोजन दिया है, तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 16। तो 2 + 16, तो ये आ गया हमारा 18। तो इसका अणु द्रव्यमान 18 आया। तो जितना अणु द्रव्यमान आया उतने ही ग्राम हम लोग पानी लेंगे, तो 18 ग्राम हम लोग पानी भी लेंगे। तो पानी का अणु द्रव्यमान 18 है और 18 ग्राम पानी भी लेंगे, तो उसका अर्थ होता है 1 मोल। 18 ग्राम पानी और 18 ग्राम इसका अणु द्रव्यमान, इसको कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं 1 मोल कहते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है कि 1 दर्जन केले, तो हम लोग क्या कहते हैं? 12 केले। या शतक कहते हैं तो हम लोग कहते हैं 100 की संख्या। तो उसी तरह से इसको भी हम लोग याद करते हैं। बच्चों आगे देखते हैं हम लोग कि अणु द्रव्यमान जो ज्ञात किया जाता है, अणु द्रव्यमान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। किसी पदार्थ के अणु द्रव्यमान का अर्थ उसके एक अणु में उपस्थित सभी परमाणु द्रव्यमानों का योगफल होता है। अणु द्रव्यमान का अर्थ होता है कि उसके एक अणु में उपस्थित सभी परमाणु द्रव्यमानों का योगफल। परमाणु द्रव्यमान के भांति अणु द्रव्यमान को भी डाल्टन इकाई में व्यक्त किया जाता है और उस इकाई को हम लोग कहते हैं यू। जैसा कि आपको इस टेबल में दिखाई पड़ रहा होगा कि हम लोग ने यहाँ पे हाइड्रोजन का अणु द्रव्यमान ज्ञात किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अणु हमारा है H2O। तो सबसे पहले उसके जो घटक तत्व हैं वह है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इसलिए उसके यहाँ पे 2 से गुणा कर दिए। तो इसका आ गया हमारा हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 और ऑक्सीजन का आ गया 16। इन दोनों को जब हम लोग जोड़ देंगे तो इसका योगफल आएगा 18। तो हमारा जो अणु द्रव्यमान होता है वह क्या होता है? अणु द्रव्यमान किसी पदार्थ के
अणु द्रव्यमान का अर्थ होता है उसके एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का योगफल। तो ये H2O हमारा एक अणु है, तो उसमें H2 के कितना परमाणु द्रव्यमान है, O का कितना परमाणु द्रव्यमान, दोनों को जोड़ देंगे तो उसका हमारा अणु द्रव्यमान आ जाता है। इसी तरह से बच्चों हम लोग इन बाकी कुछ चीजें दी हुई हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है। अगर हमको सोडियम क्लोराइड का अणु द्रव्यमान ज्ञात करना है, सोडियम क्लोराइड का, तो हमको मालूम है कि सोडियम, इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह होता है 23, और जो क्लोरीन होता है उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 35.5। तो इसको अगर हम लोग जोड़ देंगे तो इसका जो योगफल आएगा वो आएगा 58.5। इसी तरह से आप सभी का, जब आपको परमाणु द्रव्यमान ज्ञात रहेगा तो अणु द्रव्यमान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान को हम लोग जोड़ देंगे, वो अणु द्रव्यमान आ जाएगा। अब बच्चों इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, संयोजकता। संयोजकता क्या होती है? हम लोग ने 8वीं क्लास में भी पढ़ा हुआ कि संयोजकता किसे कहते हैं। तो तत्वों के संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। तत्वों की संयोजकता का संबंध उसके इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के साथ होता है। आयनिक बंध का निर्माण होते समय परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है उस तत्व की वह संयोजकता कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण का अर्थ होता है कि जैसे सोडियम है, जैसे सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण करेंगे तो इसको 281 में करते हैं हम लोग, 2,8,1 में। उसी तरह से क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो इसको हम लोग जब स्वरूपण करते हैं या विभक्त करते हैं तो 287। तो होता क्या चीज है कि जब आयनिक बंध होता है तो सब लोग अपना अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं। तो यह जो यहाँ पे सोडियम के पास बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन को वह क्या करता है, त्याग देता है। वह एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, किसको, क्लोरीन को दे देता है। तो यहाँ पे जब वह एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो सोडियम के पास क्या बचता है, 2,8, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है तो इसके पास इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है 288। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब आयनिक बंध का निर्माण हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दे रहा है या इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, और दूसरा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो इससे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण। या अब यहाँ पे जो यह एक इलेक्ट्रॉन जो त्याग रहा है, यह इस सोडियम की संयोजकता हो जाती है 1, और क्लोरीन जो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए उसकी भी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। तो सोडियम परमाणु की क्षमता एक इलेक्ट्रॉन देने की और क्लोरीन के परमाणु की क्षमता एक इलेक्ट्रॉन लेने की है। अतः दोनों के सोडियम और क्लोरीन की जो संयोजकता है वह कितनी है, 1 है। तो बच्चों आयनिक बंध का निर्माण होते समय परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। एकदम आसान सा है। जब भी आयनिक बंध का निर्माण होता है तो उस समय परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन देता है या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उससे ही उसे हम लोग कहते हैं संयोजकता। अब जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर धन आवेशित होता है। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि सोडियम जो है वह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, देता है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो उसके ऊपर Na+ धन आयन का निर्माण होता है। और क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है, इसलिए उसके ऊपर Cl- ऋण आवेशित होता है। अब ये दोनों मिल करके Na+ और Cl- ये हमारा क्या निर्माण करते हैं, सोडियम क्लोराइड, अर्थात नमक, जो नमक हम लोग खाते हैं, सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। और तो विपरीत चिन्ह है, प्लस माइनस है, तो उनका बंध जो है मजबूत रहता है, आकर्षित करते हैं दूसरे को। तो ये तो बात होगी बच्चों हमारे संयोजकता की। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। तो इसमें अब आगे हम लोग को बच्चों पढ़ना है, यहाँ पे कुछ तत्वों की संयोजकता दर्शाई गई है इस सारणी में। जैसे कि हाइड्रोजन दिया है, हाइड्रोजन की जो संयोजकता है
वह 1 है। हीलियम की जो संयोजकता है 2 है, क्योंकि उसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। लिथियम का हम लोग उसी प्रकार देखते हैं, यहाँ पे 3 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण करेंगे तो 2 1, तो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी संयोजकता होती है। बेरिलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 और 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इसकी संयोजकता है। तो इसी प्रकार बाकी सारी तत्वों का यहाँ पे संयोजकता दिया हुआ इस सारणी के अंदर। बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उनकी संयोजकता होती है। बच्चों यहाँ पे मूलक के बारे में दिया है, मूलक का अर्थ क्या होता है? तो ये आपको जानना है कि मूलक का अर्थ होता है कि मूलक आयनिक बंध वाले यौगिकों में 2 घटक कैटायन अर्थात धनायन या एनायन होते हैं। एक घटक स्वतंत्र रूप से रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग मूलक कहते हैं। एक ही परमाणु वाले मूलक को सरल मूलक कहते हैं। जैसा कि हम लोग ने अभी देखा कि Na+ और Cl-, तो ये Na+ और Cl-, इसमें एक कैटायन है प्लस चार्ज है और एक एनायन है माइनस चार्ज है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? मूलक कहते हैं, क्योंकि ये दोनों मूल घटक होते हैं और इसका दोनों का संयोग होकर के क्या बनता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड बनता है। तो इसे हम लोग कहते हैं मूलक। एक घटक स्वतंत्र रूप से रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं मूलक कहते हैं। बच्चों इसमें एक टॉपिक और रह गया था जो कि एवोगैड्रो संख्या दिया हुआ था। एवोगैड्रो संख्या के बारे में मैं इसमें नहीं बता पाया क्योंकि पीपीटी में मिस हो गया था। तो एवोगैड्रो संख्या क्या होती है इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। एवोगैड्रो संख्या बच्चों इसका अर्थ होता है कि किसी भी पदार्थ के एक मोल राशि में अणुओं की संख्या निश्चित होती है। जैसे अगर मैंने आपको कहा कि 1 डजन केला, तो आप बताएंगे कि 1 डजन केले के अंदर कितने किलो की संख्या होती है? 12। तो वैसे ही एक मोल राशि में अणुओं की संख्या निश्चित होती है और इसको इटालियन वैज्ञानिक थे एवोगैड्रो ने इसका अनुसंधान किया, इसलिए इसे एवोगैड्रो संख्या कहते हैं और इसको हम लोग Na, एवोगैड्रो नंबर Na के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मान होता है वह होता है 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 गुणे 10⁻23। यह एवोगैड्रो की संख्या का मान होता है, अर्थात एक मोल राशि में 6.022 गुणे 10⁻23 अणु पाए जाते हैं। किसी पदार्थ के एक मोल में उसके 6.022 गुणे 10⁻23 अणु होते हैं। अब जैसे इसको अगर और थोड़ा सा सरलतम रूप से समझना है, तो अगर हमको ज्ञात करना है कि 66 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने अणु होंगे, कितने अणु होंगे इसमें, तो हम लोग क्या करते हैं? मोल की संख्या ज्ञात करते हैं। तो मोल की संख्या मैंने आपको बताया है कि मोल की संख्या बराबर n बराबर क्या होता है कि उस पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान। तो यहाँ पे 66 ग्राम दिया हुआ है, तो CO2 का जो द्रव्यमान है जो दिया है वह दिया है 66, और इसका जो अणु द्रव्यमान निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, तो हम लोग देखते हैं कि कार्बन के 12 और ऑक्सीजन के 16 गुणे 32, 32 और 12 कितना हो जाएगा? 44। तो हम लोग यहाँ पे मोल की संख्या निकाल लेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे 11 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 4। इसको और डिवाइड करेंगे 3/2 बराबर 1.5 मोल। तो ये आया हमारा एक मोल से ज्यादा है। एक मोल से ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ द्रव्यमान कितना है इसका? 66 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया था। अगर 44 ग्राम ही दिया होता तो 1 मोल होता, लेकिन यहाँ 66 ग्राम दिया है तो 1.5 मोल आया।
अब 1.5 मोल में कितने अणु होंगे? एक मोल में अणु की संख्या मैंने आपको बताया कितनी होती है, 6.022 गुणे 10⁻23 होती है। तो 1.5 मोल में कितनी होगी? तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे 1.5 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23, जब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो हम लोग को आंसर मिलेगा 9.033 गुणे 10⁻23। तो इतने अणु इसमें होंगे। इसी तरह के सवाल आपको परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, दिए जाएंगे कि बताओ 66 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें कितने अणु होंगे, या दूसरी भी संख्या दी सकती है, इसे 36 ग्राम पानी में कितने अणु होंगे। तो आपको यह निकालने आना चाहिए कि 36 ग्राम पानी में कितने अणु होंगे। तो हम लोग इसका किस तरह से निकालते हैं, हम लोग पहले मोल की संख्या निकाल लेंगे, और एक मोल में 6.022 गुणे 10⁻23 इतने अणु होते हैं। तो जितने मोल आएगा उसमें एवोगाड्रो का जो नंबर है उसका मल्टीप्लीकेशन कर देना है। जैसे आपको दिया है कि 36 ग्राम में, चलिए एक और देखते हैं हम लोग कि 36 ग्राम पानी दिया है, 36 ग्राम पानी में कितने अणु होंगे, इसके अंदर अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग मोल की संख्या निकाल लेंगे। H2O का मोल की संख्या कितनी होगी, तो हम लोग लिखेंगे कितना ग्राम दिया है, 36 ग्राम दिया है, और H2O का जो अणु द्रव्यमान वो कितना होता है, 18। हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो ये होता है 18। अब इसको हम लोग जब डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 मोल आ जाएगा यहाँ पे। अब 2 मोल आ गया तो एक मोल में आपको पता है कि 6.022 गुणे 10⁻23 अणु होते हैं। तो 2 मोल में कितने होंगे, तो 2 का हम लोग गुणा कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 में। तो इसका गुणा करने पर आप देखेंगे कि डबल हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा, जितनी भी संख्या देंगे उसका डबल हो जाएगा। तो 12.044 10⁻23 आएगा। तो इस तरह से आप लोग इसका अणु द्रव्यमान या कितना किसी में अणु संख्या है वह हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों इस पार्ट में बाकी कुछ चीज तो नहीं है। अगर आपको कोई डाउट या कुछ और क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं इसमें। नेक्स्ट इसमें पांचवें पार्ट का भी रिवीजन कर लेंगे, और जो आपका जो समाई एग्जाम होगा उसमें साइंस 1 में 1 से 5 पार्ट आएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।